स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने गवर्नमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखिए, चलिए करते हैं। Corporate debt security instruments are issued by companies which can be from public sector और private sector। जो corporate debt securities हैं या इंस्ट्रूमेंट है वो कंपनी इशू करती है। कोई सी भी कंपनी इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। दिस डेट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनी। जो ये डेब्ट सिक्योरिटी है इशूड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के द्वारा भी और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के द्वारा भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी और बैंक्स के द्वारा भी, ठीक है। दिस सिक्योरिटीज में भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट बॉडीज with SEBI and RBI issues guideline for regulating these securities from time to time for protecting investors' interest and for strengthening corporate debt security market। ठीक है, इसकी गाइडलाइन जो है सिक्योरिटीज़ में भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी हो सकती है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हो सकती है, और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, सेबी हैं और आरबीआई हैं, इनको रेगुलेट करती हैं ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। जो उसके अंदर इन्वेस्ट करता है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। The main corporate debt securities या instrument are discussed below। फर्स्ट हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स देखिए क्या होते हैं। डिबेंचर्स is an acknowledgement for a loan taken by a company from public। डिबेंचर क्या है? एक लोन है जो कंपनी ने पब्लिक से लिया है, ठीक है। एक लोन है यानी कंपनी ने लोन उठाया है। किससे उठाया है लोन? नॉर्मल पब्लिक से लोन उठाया है। द डिबेंचर होल्डर आर गिवन इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको उस डिबेंचर पर जो उन्होंने लोन दिया है कंपनी को, कंपनी उस लोन पर या उस डिबेंचर पर क्या करती है? उनको इंटरेस्ट पे करती है एक स्पेसिफाइड रेट पर, ठीक है। तो डिबेंचर जो इशू होते हैं वो इंटरेस्ट पर इशू होते हैं, ठीक है। ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, डिबेंचर की फेस वैल्यू पर वो इंटरेस्ट पेबल होता है, ठीक है। According to the Companies Act, debentures include debenture stock, bonds and any other securities of a company, whether constituting a charge on the assets of the company or not। ठीक है, कि चार्ज मतलब चार्ज कॉन्स्टिट्यूट होता है उस एसेट्स कंपनी पर या फिर नोट नहीं होता, ठीक है। उस डिबेंचर को एज सिक्योरिटी मान के चलते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं देखिए, अब बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट, अ डिबेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। किसके फॉर्म में? सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, विच इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन बाय अ कंपनी। कंपनी ने ऋण लिया है, कर्ज लिया है, उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है डिबेंचर्स, ठीक है। दूसरा, आगे आ जाइए। अ डिबेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। कंपनी की सील लगी होती है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर। आगे देखिए, थर्ड क्या है? इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम यूजुअली एट अ स्पेसिफाइड डेट। वो उसके अंदर जो भी एक सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम, कि ये कंपनी हमें जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करेगी एट अ स्पेसिफाइड डेट, जो भी उसके अंदर डेट स्पेसिफाई की गई है, ठीक है। फोर्थ, अ डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर्स एट अ फिक्स रेट। जो डिबेंचर होल्डर होता है उसको इंटरेस्ट मिलता है उस डिबेंचर पर, और एक फिक्स रेट जो पहले से ही प्री फिक्स्ड होती है उसकी उस रेट पर क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। आगे फिफ्थ देखिए, A debenture holder is generally secured by a charge on the asset of the company। कंपनी के एसेट से वो सिक्योर्ड होता है कि अगर आपका लोन कंपनी ने पे नहीं किया तो कंपनी को, जो कंपनी की एसेट्स हैं उससे सिक्योर्ड होता है वो लोन, कि आपको आपकी पेमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जरूर मिलेगा, ठीक है।
आगे देखिए 6, फंड्स रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर। देखिए जो भी फंड्स डिबेंचर इशू करके रेज किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के नहीं होते, लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। अब इसमें दे रखा है, देखो 3-4 टाइप के जो हैं डिबेंचर्स होते हैं। अ कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर भी कर सकती है इशू, अनसिक्योर्ड भी कर सकती है, रजिस्टर्ड कर सकती है और बियरर डिबेंचर्स कर सकती है, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स। देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज गिवन बिलो। देखो अब आपको बता रखा है कि अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड कौन से होते हैं, रजिस्टर्ड कौन से होते हैं, बियरर कौन से होते हैं, रिडीमेबल कौन से होते हैं, इररिडीमेबल कौन से होते हैं, पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर कौन से होंगे, जो पर्टिकुलर एसेट से सिक्योर्ड होंगे, कंपनी ने उसे सिक्योर कर रखा है पर्टिकुलर एसेट से। Secured debentures are those which are secured either on particular asset of the company called fixed charge or on all assets of the company in general called a floating charge, ठीक है। मतलब कि कंपनी ने जो भी डिबेंचर इशू किए हैं उसको अपनी एसेट से सिक्योर किया है। अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो डिबेंचर का पेमेंट कंपनी को कैसे भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी। अनसिक्योर्ड मतलब में कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। मतलब उनको अनसिक्योर्ड डेटर्स मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स माना जाता है। अगर लिक्विडेशन हुई कंपनी की, कंपनी वाइंड अप हो गई तो देखा जाएगा, अगर पैसे होंगे तो उनकी पेमेंट होगी, अदरवाइज कोई पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। अनसिक्योर्ड माना जाएगा उनको। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन होते हैं, Registered debentures are those which are payable only to those holders whose names and address are recorded in the register of the company। यानी कि रजिस्टर्ड डिबेंचर मीन्स कंपनी के रजिस्टर में जिस पर्सन का नाम एज ए क्रेडिटर लिखा गया है उसी को कंपनी पे करेगी और किसी को नहीं करेगी, ठीक है, वो होंगी रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है। और बियरर डिबेंचर के नाम से ही पता है आपको। रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या होता है, जिसका नेम लिखा होगा ना कंपनी के रजिस्टर में सिर्फ पेमेंट उसी को होगी, ठीक है। लेकिन बियरर मीन्स नेगोशिएबल हो गया, वो उसके ऊपर कोई नाम नहीं है। मान लो मेरे पास है बियरर डिबेंचर, मैंने आगे किसी को और को ट्रांसफर कर दिया, उसने आगे किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो यानी जो लास्ट में जिसके पास वो शेयर डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा उसी को पेमेंट लास्ट में कंपनी कर देगी। बियरर मतलब कि जिसके पास वो है, ठीक है, जो भी उसका बियरर होगा उसको पेमेंट कर दी जाएगी, नेम का उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, देखो रिडीमेबल कौन से होते हैं, ये देखो रिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स विच विल बी रिपेड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। देखो क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर हैं विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी उसे रीपे करेगी एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड दे रखा है, उसके बाद में वो रिडीम जरूर होंगी, कंपनी को रिडीम करने पड़ेंगे। और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, या फिर इंस्टॉलमेंट में करेगा या एक स्पेसिफाइड पीरियड में पूरे का पूरा अमाउंट पे करके अपने डिबेंचर वापस ले लेगा, ठीक है। और इरिडीमेबल क्या होंगे, इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर नॉट रिपेबल, जो रिपेबल नहीं है बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इसकी लाइफ टाइम में वो मतलब रिपेबल नहीं है। दिस डिबेंचर्स आर रिपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की लिक्विडेशन होती है, कंपनी वाइंड अप होती है, तभी जाके वो जो डिबेंचर्स हैं उनकी पेमेंट होगी, लाइफ टाइम में कोई पेमेंट नहीं होगी। इन इंडिया इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर नॉट इशू, इंडिया के अंदर इरिडीमेबल डिबेंचर्स नहीं इशू होते, ठीक है, सिर्फ रिडीमेबल होते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी को वापस रीपे करने पड़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, participating debentures are entitled to get some share in the excess profit of the company after the payment of equity dividend। देखिए participating debenture are entitled to get some
सम शेयर इन एक्सेस प्रॉफिट, अगर कोई एक्सेस प्रॉफिट हुआ है कंपनी को तो उसका कुछ शेयर आपको भी मिलेगा, यानी आप प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेंट हो, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो आपको भी उसमें थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जिसको कोई, अगर कंपनी को बहुत सारा भी प्रॉफिट हो गया है उसमें से कोई आपको शेयर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट है वहीं पे होगा, ठीक है। आगे देखिए, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर देखिए, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर प्योर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दीज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, हम उसमें इक्विटी शेयर्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। दीज कैरी रेगुलर इंटरेस्ट एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, रेगुलर इंटरेस्ट होगा, प्री डिटरमाइंड रेट जिस रेट पे था उस रेट पर रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। एट मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर गेट बैक कैश, और मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे डिबेंचर होल्डर को उसका कैश वापस मिल जाएगा। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, और कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होंगे, जिसको आप कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो। कि सपोज करो मेरे पास डिबेंचर था, यानी कंपनी ने मेरे से लोन उठाया हुआ था, मेरे पास डिबेंचर सर्टिफिकेट था, मैं चाहती हूँ कि वो अब डिबेंचर को मैं अपने उस कंपनी के शेयर में कन्वर्ट करवा लूँ और शेयर सर्टिफिकेट ले लूँ कंपनी से। तो अगर वो जो डिबेंचर हैं वो ये करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं अपने आप में कि वो कन्वर्टिबल है तो हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, अगर नॉन कन्वर्टिबल है तो हम कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, वो डिबेंचर के डिबेंचर ही रहेंगे, ठीक है। आगे होते हैं पार्टली कन्वर्टेबल, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप हाफ शेयर्स को या फिर कुछ एक पार्ट को उसका कन्वर्ट करवा सकते हो और हाफ पार्ट को डिबेंचर ही रहने दोगे, ठीक है। फुल्ली कन्वर्टेबल को पूरे कन्वर्टेबल यानी पूरे के पूरे डिबेंचर्स को आप शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। ऐसे दो टाइप के हो गए, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। आगे देखिए, इन केस ऑफ जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स द कंपनी पेज नो इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर, कोई इंटरेस्ट नहीं देती कंपनी उस डिबेंचर पर, बट द इन्वेस्टर इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ इंटरेस्ट थ्रू कन्वर्जन ऑफ सच डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भी डिबेंचर होल्डर हैं वो आने वाले फ्यूचर डेट में कभी भी अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में यानी कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। द कंपनी इज एबल टू सेव इंटरेस्ट बर्डन इन द gestation पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द कन्वर्जन इज यूजुअली डन व्हेन द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स अर्निंग प्रॉफिट। यानी जो भी gestation पीरियड होता है, gestation पीरियड ये होता है जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बीच में जब कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है वो gestation पीरियड होता है। gestation के पीरियड के बीच में तो वो क्या कर लेते हैं, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर ले लेते हैं जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है, अब आप अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट टू एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द gestation पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे फर्स्ट हमने पढ़ा डिबेंचर्स होते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, कॉर्पोरेट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है कमर्शियल पेपर, CP, ठीक है। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे जो डिबेंचर्स थे वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट था और कमर्शियल पेपर हैं वो शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड है यानी कोई भी एसेट के अगेंस्ट को सिक्योर नहीं किया गया है, अनसिक्योर्ड है। अगर कंपनी की लिक्विडेशन हो जाती है तो अगर कंपनी का पैसा है तो इसकी पेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। Commercial paper is an unsecured short-term debt instrument issued by the corporate sector in the form of promissory note. This can be किस फॉर्म में दिया जाता है, प्रोमिसरी नोट के रूप में दिया जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर इसे इशू करते हैं, अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है ये, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है ये, एक शॉर्ट टर्म है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय कॉर्पोरेट सेक्टर इसको इशू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में, ठीक है।
दिस कैन बी इशूड बाय द कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 5 करोड़। किसके द्वारा, कौन सी कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं जिनकी नेट वर्थ 5 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 5 करोड़ होने चाहिए। द कमर्शियल पेपर्स आर इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs। हाँ जी, कमर्शियल पेपर है वो इशू कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5 लाख के मल्टीपल्स में। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ सीपीज में बी बिटवीन 7 days to 1 year। हमने जैसे बात करी कि शॉर्ट टर्म है ये इंस्ट्रूमेंट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इसलिए ये 7 दिन से 1 साल तक की मेच्योरिटी पीरियड रखता है। इट इज़ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि कम मात्रा में मनी इससे मिलती है, ठीक है, कैपिटल मार्केट का नहीं है। सीपीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे डिस्काउंट किया जाता है इसको, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू, ठीक है। ऑन द मेच्योरिटी द इन्वेस्टर्स गेट फुल फेस वैल्यू। और जब मेच्योरिटी पीरियड आता है तो फेस वैल्यू जितनी भी है उसकी पूरी मिलेगी इन्वेस्टर को। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द इशू प्राइस इनकम फॉर द इन्वेस्टर। यानी कि सीपी को जब इशू किया जाता है तो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। सपोज कीजिए सीपी इशू हुआ है कोई 100 रुपये का है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 रुपये का है, उसको 95 में इशू किया गया है, तो 95 आपको जो भी रुपए हैं आपने कंपनी को पे करे हैं, तो और जब आपको पैसे उसके वापस मिलेंगे यानी जब मैच्योरिटी पीरियड आएगी तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो आपका जो डिफरेंस होगा फेस वैल्यू और जब आपने इशू करे थे वो प्राइस का जो 5 रुपये बच गए, 100 माइनस 95, 5 रुपये जो होगा इन्वेस्टर्स का इनकम होगी, इन्वेस्टर की इनकम होगी, ठीक है। आगे कमर्शियल पेपर इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस पर किसी का नाम नहीं होता, आगे आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। आरबीआई इश्यूज गाइडलाइन टू रेगुलेट द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। द मेन गाइडलाइन आर एज फॉलो। सेबी की हम आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ लेते हैं सीपी के रिगार्डिंग। सीपी शैल बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड हेल्ड इन डीमेटलाइजेशन फॉर्म थ्रू एनी ऑफ द डिपॉजिटरी अप्रूव्ड बाय एंड रजिस्टर्ड विद सेबी। डीमेटलाइजेशन फॉर्म में भी इस फॉर्म में इसको हेल्ड किया जाता है, ठीक है। डीमेट फॉर्म में, डीमेट जो एक आप अकाउंट खुलवा लेते हैं डीमेट अकाउंट, उसके थ्रू इसको रखा जाता है, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट होता है। सेकंड, एसीपी शैल बी इशूड एंड मिनिमम डेनोमिनेशन ऑफ 5 लाख एंड मल्टीपल। मतलब इसका मिनिमम डेनोमिनेशन होता है 5 लाख और इसका मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। सीपी शैल बी इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। इशू किया गया है इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, फेस वैल्यू पे कुछ डिस्काउंट लगा के इस पे इशू किया जाएगा। इसमें मैंने बताया कि फेस वैल्यू 100 रुपये है तो 95 में इसको इशू किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जब पेमेंट होगी तो 100 रुपये की ही होगी, ठीक है। अंडर राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इशू ऑफ सीपी। सीपी के इशू के टाइम पे अंडर राइटिंग नहीं जरूरी होती, ठीक है, अंडर राइटिंग वर्क नहीं होता। फिफ्थ है ऑप्शन, कॉल पुट ऑप्शन आर नॉट परमिटेड ऑन सीपी में कोई भी कॉल और पुट ऑप्शन नहीं परमिशन होती, ठीक है। 6 बोलता है एलिजिबल issuers whose total CP issuance during a calendar year is 1000 crore or more shall obtain credit rating for issuance of CP। कोई भी एलिजिबल इशूअर है जो इशू कर रहा है इसको सीपी को, whose total CP जिसके टोटल जो भी सीपी है इशुएंस है वो ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 1000 करोड़ है या मोर है, शैल ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। वो क्या कर लेगा, क्रेडिट रेटिंग कर लेगा इशुएंस के लिए ऑफ सीपीज फ्रॉम एटलीस्ट 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, 2 CRA से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रजिस्टर्ड विद सेबी, जो सेबी से रजिस्टर्ड होगी। द बायबैक ऑफ सीपी इन फुल और पार्ट शैल बी एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अगर आप सीपी बायबैक कर रहे हो फुल और पार्ट, या तो पार्ट लीव कर रहे हो या फिर फुल कर रहे हो, शैल बी एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो उसका मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग चल रहा है उस पर करोगे। द बायबैक ऑफर शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल इन्वेस्टर्स इन द सीपी इशू। द बायबैक ऑफर जो है शुड बी एक्सटेंड कर देना चाहिए टू ऑल इन्वेस्टर इन द सीपी इशू, जितने भी इन्वेस्टर हैं सीपी इशूज में वो, ठीक है। आगे अब हमने सीपी के बारे में पढ़ा। देखो 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं हम कॉर्पोरेट सेक्टर के। फर्स्ट है हमारा डिवेंचर, दूसरा है हमारा सीपी, तीसरा है हमारा सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है। हाँ जी 3 ही हैं इसके, आगे सर्टिफिकेट डिपॉजिट के बारे में पढ़ते हैं हम।
इट इज़ अ नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ठीक है, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सीडी कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल, किसी को भी इशू किया सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को, किसी ट्रस्ट को, किसी कंपनी को, किसी पेंशन फंड के द्वारा, प्रोविडेंट फंड के अंदर सीडी को इशू किया जा सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू डिपॉजिटर्स ऑफ फंड। जो भी डिपॉजिट करवा रहा है, डिपॉजिटर है, उसका एक क्या है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। द फंड्स आर डिपॉजिट इन द बैंक फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। फंड डिपॉजिट करे जाते हैं बैंक में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। द सीडीज आर बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट है, किसी को भी आगे दे सकते हो आप। दिज आर नेगोशिएबल एंड मार्केटेबल। नेगोशिएबल है, मार्केटेबल है, इसको आप आगे यूज कर सकते हो। मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है उसका सर्टिफिकेट, जो भी आपने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाया है उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। और वो सर्टिफिकेट एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप क्या कर सकते हो, आगे नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, बोथ बैंक्स, ये देखिए, both banks and the depositors are benefited by the CDs as bank is not required to make payment prematurely। देखो, बैंक को भी और डिपॉजिटर्स को भी, दोनों को CDs से क्या होता है, बेनिफिट होता है। as bank is not required to make payment prematurely, बैंक को प्रीमेच्योर मतलब मैच्योरिटी टाइम से पहले पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। एंड द डिपॉजिटर कैन सेल द सीडीज इन द सेकेंडरी मार्केट बिफोर देयर मैच्योरिटी। और जो डिपॉजिटर है उसको आगे, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो आगे उसका यूज कर सकता है, सेकेंडरी मार्केट में उसको बेच सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, आगे ये वीडियो आपकी यहीं ख़त्म होती है, जिसमें हमने 3 जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, कॉर्पोरेट जो भी सेक्टर है उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। जो 3 हैं, डिबेंचर्स फर्स्ट, दूसरा सीपीज एंड तीसरा सीडीज। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।